तो शायद दुनिया के इस दार्शनिक संकट के समय में भी हम लोग दोबारा से उनको कुछ दे पाएँगे, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। मैं यहीं ख़त्म करूँगा और फिर सवाल ले सकता हूँ। मेरे ख़्याल से मैंने आधे घंटे से ज़्यादा ले लिया है। इज़ दैट फाइन? कोई बात नहीं सर, हम तो आपको और सुनना चाहते थे और इनफैक्ट आपने हमको वहाँ छोड़ दिया, जहाँ से हमारी रुचि अब बननी शुरू हुई। क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बड़ा फ़ैसिनेटिंग है और इस प्रोजेक्ट से ज्ञान का एक अल्टरनेटिव व्यू होगा जो सोचेगा, समस्याओं का समाधान करेगा और उससे हम कुछ समस्याओं का हल जान सकेंगे। तो आपने रॉल्स के व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बीच तो हमको डाल दिया कि हम अज्ञानता के आवरण में जाके सोचें, अपनी अस्मिता को हटा दें, तो हम सही बात सोच पाएँगे। लेकिन उस व्हील ऑफ इग्नोरेंस के उधर दिखेगा क्या हमको, धर्म कैसे दिखेगा, अर्थ कैसे दिखेगा, वो बात पता नहीं चली। और सर जो एक मैं ओपन करने के लिए डिबेट को तो बाकी लोगों के लिए सवाल छोड़ूँगा, शैलेंद्र सर ने हाथ उठाया है। सर एक थिंकर है विटगेन्स्टीन, जो कहता है कि हम हर बात को संदर्भ में समझते हैं। तो जिस ज्ञान के पिटारे को हम एक्सकवेट करके, खुदाई करके भारतीय ज्ञान परंपरा को, अगर हमारी चेतना का स्वरूप ही बदल गया है और हमारे सोचने के संदर्भ बदल गए हैं, तो हमारे निष्कर्ष पहले से तय हो चुके हैं। फिर हम उस ज्ञान का क्या इस्तेमाल करेंगे, ये अगर हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, तो क्या वो ज्ञान लाभकारी होगा? जैसे मैं अपनी बात समझाने के लिए सर एक उदाहरण दूँगा। अंबेडकर का जो पूरा मूवमेंट है जस्टिस का, उस अंबेडकर के मूवमेंट में एक रैशनैलिटी का एलिमेंट है कि रीज़न से हम ट्रुथ तक पहुँचेंगे और जस्टिस का आइडिया ढूँढेंगे। लेकिन वो अम्बेडकराइट मूवमेंट जब आज आता है, तो वो अम्बेडकराइट मूवमेंट के लोग भी दलित एम्पावरमेंट के लिए तो उसको यूज़ करते हैं। लेकिन वही मूवमेंट वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करता। वो जस्टिस को वुमेन तक लेके नहीं जाता है। और किसी मूवमेंट में हम ये नहीं देखते कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं, दलित जातियाँ हैं, वो ये कह रही हों कि औरतों को बराबर हक दे दो। उनको बराबर हक चाहिए, लेकिन उस रीज़न को औरतों तक लेके नहीं जा रहे। जो संदर्भ हमने बना लिए हैं, राजनीतिक संदर्भ बना लिए, अपने हितों से हम परिचित हो गए, हमारी चेतना डिस्टॉर्ट हो गई। तो उस चेतना के निष्कर्ष तो पहले से तय हो चुके हैं। जो ज्ञान हम निकालेंगे, वो तो चतुर शैतान का काम करेगा कि अगर मैं मार्क्सवादी हूँ, तो मैं उस ज्ञान को निकाल के अपने आइडिया को जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा कि आपका ज्ञान खराब था। अगर मैं दक्षिणपंथी हूँ, तो मैं उस ज्ञान का पहले संदर्भ तय कर चुका हूँ कि मैं उस संदर्भ में उसको यूज़ करूँगा। तो जो ये अनुप्रयोग वाला मामला है सर, इसको कैसे हम हल करेंगे, इस पर आपसे थोड़े मार्गदर्शन की उम्मीद है और इसके बाद शैलेंद्र सर ने हाथ उठाया और बाकी लोगों ने उठाया उनका सवाल। मैं इसका जवाब दे दूँ पहले? जी, जी, जी। जी, हाँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप लोग जब तक चाहें मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं पूरी क्षमता के साथ कंटिन्यू करें सर, जवाब दूँगा, मुझे कंटिन्यू कोई करें। जल्दी नहीं है। तो जैसे आपने सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल ये उठाया कि जब संवाद में हम जाते हैं, तो हमारे संवाद का स्वरूप क्या है? क्या संवाद पहले से डिटरमिन्ड है और हम सिर्फ़ रिसोर्स खोज रहे हैं अपने पॉइंट को स्ट्रेंथ देने के लिए? यही अनेकांतवादी जो समझ है, वो हमें सिखाता है। अब जो मैंने संदर्भ दिया आपको 6th सेंचुरी बीसी का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग संदर्भ है कि उस वक़्त वहाँ पर बहुत झगड़ा चल रहा था, बहुत विवाद चल रहा था, बौद्धिक विवाद बहुत ज़बरदस्त था। ये बुद्ध, महावीर और केश चंबल के ये बहुत बौद्धिक विवाद था और विवाद केवल बौद्धिक ही नहीं था, विवाद बिल्कुल राजनीतिक भी था। उदाहरण के लिए जो राजा थे मगध के, उनका जो विचारक था, वो मटेरियलिस्ट था, चार्वाकी था। तो उन्होंने उससे कहा कि आपका जो शरीर है सुख तो उसी को मिलेगा और जितना सुख मिलेगा वो उतना सर्वाइव करेगा। तो इसके लिए आप वैशाली की जो राजा हैं, उनकी बेटी के लिए अपना रिश्ता भेजिए। अब ये लगभग 70 साल के थे, वैशाली के राजा की बेटी 17 साल की थी। और इसी झगड़े में वैशाली खत्म हो गया। या दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक जैन व्यक्ति था, एक व्यापारी था, उसके पिता मर गए। वो बहुत धनी था, राजा का उसके पास संदेश आया कि आप मुझे पैसे चाहिए। उसकी माँ ने संदेश दिया, उसने कहा कि आप उनको जितना पैसा चाहिए दे दो। तो राजा ने कहा नहीं मैं उनसे मिलना भी चाहता हूँ।
इन्होंने कहा मिलने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा नहीं मिलना ज़रूरी है। माँ ने भी कहा राजा है मिल लो। तो मिला, उनको पैसे दिया और फिर घर छोड़ दिया। बोला कि जब मेरा फ्रीडम पैसे के साथ भी नहीं आता है, मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ, इन दर्शनों का जो प्रभाव था वो लोक जीवन में था और बड़ा व्यापक संघर्ष उस वक़्त चल रहा था। उस समय जो अनेकांतवाद का दर्शन आया, उसने ये बताया कि जो आपने सुना होगा वो सुनी हुई कहानी सेवन ब्लाइंड मेन एंड एन एलिफेंट कि सातों अंधे अलग-अलग तरीके से देख रहे थे। तो अनेकांतवाद ने कहा कि हम सब लोग सच खोजने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा सच केवल पार्शियल हो सकता है। तो हम यदि जितना ज़्यादा संवाद करें, उतना बेहतर सच तक पहुँच सकते हैं। इसी बात को लेकर गांधी सत्याग्रह का सृजन करते हैं। यही उनका आधार था सत्याग्रह का। तो मुझे लगता है इस वक़्त दोबारा से ये समय आ गया है, जब हम बहस में जाएँ, तो अपने आइडियोलॉजिकल बायसेस को अलग रख के फिर बहस में जाएँ और उस बहस में ये तय कर लें, जो हैबरमस कहते हैं कि उस बहस में तय कर लें कि बहस अपने आप में महत्वपूर्ण है और जब आप पराजित हों बहस में तो स्वीकार कर लें। हम दोनों बदलने के लिए तैयार हों, अपने विचारों को और खूब विचार मंथन चले। अभी मुझे लगता है इस विचार मंथन का समय है और इस विचार मंथन में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वो ये है कि विचार मंथन क्यों करें? संवाद के लिए संवाद करने का कोई पॉइंट नहीं है। संवाद किस बात के लिए करें? संवाद करें हम लोग इस वक़्त एक ऐसे दर्शन की खोज के लिए, जो मुक्तिकामी हो, जो इंसान को मुक्ति दे सके। मुक्ति क्या है? ये मेरा पहला पैराग्राफ मेरी किताब का यही है। ये मुक्ति क्या है? मुक्ति है जब हम अपने अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकें। हर एक इंसान में अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने की कैपेसिटी हो और वो उसको रियलाइज़ कर सके। और क्या मतलब है उसका? कि हमारा जो फ्रीडम है, जो मार्क्स का स्टेटमेंट है कि माय फ्रीडम शुड बी गारंटी ऑफ योर फ्रीडम एंड योर फ्रीडम शुड बी गारंटी ऑफ माय फ्रीडम। इन 2 क्राइटेरिया को यदि हम साथ में लागू करें, तो संवाद जो है वो एक पर्पसिव संवाद होगा। ये पर्पस विहीन संवाद नहीं होगा और इसका पर्पस जीतना नहीं होगा। भारतीय परंपरा में एक बहुत अच्छी बात है, 3 तरह का बहस होता है। ये अ, न्याय फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है। एक होता है वाद, जो आप जानने के लिए करते हैं। एक है विवाद, जो आप जीतने के लिए करते हैं। और एक है वितंडा, जो आप जब पता चल जाए ना जीत सकते हैं, ना हार सकते हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए करते हैं। मुझे लगता है कि वाद को ही एक लेजिटिमेट संवाद माना जाता है और उसी संवाद की अभी ज़रूरत है, जिसमें कि हम ये ना तय करें कि जिस विचारधारा से हम प्रभावित हैं, वही अकेला विचारधारा जो सही है। सच तो ये है कि सारा विचारधारा अभी कोलैप्स हो गया है। कोई विचारधारा हमें मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकता है। जो मैं कह रहा हूँ बार-बार कि पश्चिम में ये बहुत बहस चल रही है कि हम लोग एंड ऑफ टाइम पे खड़े हैं। जितनी आपकी विचारधारा इस वक़्त आपके पास हैं, इसी टाइम फ्रेम की विचारधारा है, जो मॉडर्निटी से इमर्ज करके विचारधारा आया हुआ है और ट्रेडिशन को हमने पहले ही खारिज कर दिया है। अब हमें एक बियॉन्ड मॉडर्निटी एंड बियॉन्ड ट्रेडिशन एंड बियॉन्ड पोस्ट मॉडर्निटी एक नए चिंतन को लाने की ज़रूरत है, जो इस जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा संकट भी है और समाधान भी है, संभावनाएँ भी है। दोनों ही मुझे इसमें दिखती हैं। ठीक है सर, मैं अपने सवाल को बाद में और जारी रखूँगा। आप शैलेंद्र सर आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, आवाज़ आ रही? जी, जी। जी, आ रही। हाँ, जी सर आपने बहुत अच्छी बातें रखी और बड़ा अच्छा लगा। मैं केवल ये एक छोटा-सा मेरे मन में था कि जो लोग औपनिवेशिक शासन से लड़ते रहे, उनके विचार से प्रभावित रहे हों या उनकी वजह से उस तरह के विचार रखे गए हों, चाहे वो गांधी के हैं, चाहे हिंद स्वराज में हो या डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हो, ये मैं नहीं मानता हूँ और मुझे लगता है उन्होंने बड़े अपने मौलिक विचार रखे गए हैं उस ज़माने में। तो मेरा केवल आपसे छोटा-सा एक प्रश्न है कि ये तमाम लोग कहीं इस वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण तो नहीं वो गड्ढ-मड्ढ कर रहे हैं कि ये वाला इसलिए है, ये वाला इसलिए है, ऐसा कुछ इस एंगल से मैं कह रहा था देखने का। थैंक यू। मुझे बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ। जो भारतीय चिंतक हैं, जो संघर्ष में शामिल हैं,
उन्होंने तो अपना जीवन स्टेक पे लगाया हुआ था और उनके लिए आंदोलन चलाना महत्वपूर्ण था। विचार कहाँ से आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये लोग फिलोसोफर्स ऑफ लिबरेशन हैं, मुक्ति के चिंतक हैं। तो मुक्ति के दुनिया भर के जो चिंतक हैं, वो अपनी परिस्थितियों से ज़रूर गाइडेड होते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट एम जो होता है, वो यूनिवर्सल ह्यूमन लिबरेशन होता है। इसीलिए उनको उस तरीके से देखने की ज़रूरत है। ये देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कहाँ से वो सब विचारों को ला रहे हैं। और निश्चित रूप से उनका मौलिक विचार भी है, वो बोरो भी कर रहे हैं और बोरो करना लेजिटिमेट भी है। एक्चुअली बोरो क्या संवाद कर रहे हैं दुनिया भर के विचारों के साथ, उसको एग्ज़ामिन करते हैं, स्क्रूटनाइज़ करते हैं और जो उसमें से लेने लायक होता है उसको लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मुझे उनका मॉडल बिल्कुल सही लगता है, चाहे वो टैगोर हों, चाहे अम्बेडकर हों, चाहे गांधी हों। ये वेस्टेड इंटरेस्ट वाली बात आपने बहुत सही कही। मुझे भी ऐसा लगता है, ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जो अभी नया उत्थान हुआ इस बहस का, इसमें निश्चित रूप से जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, उनके लिए एक उपयोगी अस्त्र है। उनका बहुत कमिटमेंट इससे हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो इसके डीप में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो इसके थ्रू एक बड़ी जनसंख्या के अंदर वो इमोशन जगाना चाहते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। तो अभी जो हमारी राजनीति चल रही है वो विक्टिमहुड की राजनीति है। हर कोई कहता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, सब छाती पीटते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए फिर हम एक इमोशन जनरेट करते हैं, जिसमें कई बार वो अन्याय सबों के साथ हुआ है, फॉल्स भी है, कई बार फॉल्सली क्रिएट भी करते हैं। तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट तो मुझे इसमें बिल्कुल दिखता है, इसलिए मैं आपसे पूरी तरह इसमें सहमत हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट। लेकिन इसी में संभावना ये भी है कि इस वेस्टेड इंटरेस्ट से कैसे बाहर निकला जाए और किस तरीके से हम लोग एक नया संवाद चला पाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू। कंचन जी हैं मेरे ख्याल से। जी सर, अमित जी जी। सर। असल में अमित सर का माइक ऑफ है, हमें आवाज़ नहीं आ पा रही थी। थैंक यू अमित सर, अमित आपने जो कहा सर मैं एक नॉर्मल मैं इतना तो आपको मेरा देख थॉट नहीं पा प्रोसेस रहा हूँ इतना कंचन जी मेरे पास। जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है सर? आवाज़ तो आ रही, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जी सर, मैं ठीक है, विज़ुअल बढ़िया। जी सर। नमस्ते सर, मैंने आपकी बात सुनी और मैं बहुत प्रभावित हूँ इस बात से। लेकिन सर, जो मुझे अपनी छोटी सोच में लगता है कि मौलिकता व्यक्ति के पास तब आती है, जो वो ज़्यादा अच्छा अध्ययन करता है, जब उसे ज्ञान आ पाता है, तब उसके अंदर मौलिकता आती है। अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें, तो जो किताबें हमारे पास भारतीय परंपरा की हैं, समस्या ये है कि उन्हें पढ़ा कैसे जाए? क्योंकि वो संस्कृत में है या फिर वो जो उसके पहले की संस्कृति, जो ग्रामर के पहले की संस्कृति उसमें थी। अब जब हमें अनुवाद मिलता है, तो अनुवाद कहीं न कहीं जो अनुवाद करता है, उसके चिंतन के साथ में मिलता है। वो अपने थॉट प्रोसेस के साथ उस अनुवाद को भेज रहा है। तो ऐसे में वो मौलिक किताबें जो वो कह रही थी, वो हम समझ पाएँ, ये हमें कहाँ से मिले? तो ये सोर्स हमारा आए कहाँ से? वो ज्ञान जो कि किसी और जो ट्रांसलेटर है, उसके ज्ञान के अलावा, उसकी सोच के अलावा हम तक बिना फ़िल्टर हुए हम तक पहुँचे, ये कैसे संभव होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है हम सब लोगों के लिए कि ज्ञान फ़िल्टर होके कैसे आता है हमारे पास और वो कैसे हमें प्रभावित करता है, उससे कैसे बचा जाए। मुझे लगता है ये जस्ट प्रयास की बात है। टैगोर की एक छोटी-सी किताब है बहुत अच्छी, उसका नाम है साधना। वो कहते हैं कि जो हमारी ज्ञान परंपरा है, इससे जुड़ने के लिए भी हमें साधना करने की ज़रूरत है। और कई तरह की साधनाएँ हैं, जिसमें एक साधना ये भी है कि जो हमारे कलेक्टिव कॉन्शसनेस में ज्ञान परंपरा है, उसके साथ हम कैसे जुड़े हैं। भाषा एक माध्यम है, लेकिन जो विचार परंपराएँ चल रही हैं, उनसे जुड़ना दूसरा माध्यम भी हो सकता है। जैसे टैगोर जब इंग्लैंड जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में भाषण देते हैं रिलिजन के ऊपर, तो वहाँ वो कहते हैं कि मेरा जो थ्योरी है, सिद्धांत है धर्म के बारे में, ये मैंने आपके विचारों से नहीं सीखा है, ना ही किसी धर्म ग्रंथ से सीखा है। ये मैंने सीखा है बाउल लोगों से, बाउल्स ऑफ बंगाल। तो मुझे लगता है बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे आप इसके अंदर नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन ये कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत इस जनरेशन को है इसमें, इसका कोई सुलभ तरीका शायद नहीं हो सकता है। या यूँ कहें कि
पहला राउंड तो जो ट्रांसलेशन है उसको पढ़ें, सेकंड राउंड शायद उसके अंदर जा सकें, या फिर यदि हम वो पकड़ लें, मूल तत्व को यदि पकड़ लें, तो हमारे अंदर ये इनसाइट आ सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उस मूल तत्व के खिलाफ जा रहा है, और फिर हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। ये संघर्ष है, ये हमारा बौद्धिक संघर्ष है मेरे ख्याल से परंपरा के साथ संवाद करने में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अमित जी, मैं एक और बात आपसे कहना चाह रहा था। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत अच्छा लेख है, इतिहास की शव साधना। कभी मौका मिले तो उसको आप देखिए। वो भी ये बात कहते हैं कि आपने देखा है? जी। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लेख है, जो मुझे लगता है कि एक अच्छा मॉडल है कि हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन से कैसे संवाद करें। क्योंकि उसका यदि वो मुक्तिकामी नहीं है, तो फिर वो संवाद निरर्थक है। तो वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जी। और कोई सवाल है? और कोई सवाल दिखता है? हाँ, सुनील सर। सुनील सवाल पूछा। सुनील जी, जी। गुड इवनिंग सर। मेरा एक प्रश्न छोटा सा था सर। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने संवेदनहीनता पे बल दिया सर, तो क्या ये किसी न किसी रूप में हमारे एस्पिरेशंस को भी प्रभावित कर रही है या नहीं? थोड़ा और स्पष्ट करेंगे आपकी हमारे एस्पिरेशंस के चलते संवेदनहीनता है या उसको प्रभावित कर रही है? नहीं, संवेदनहीनता के चलते एस्पिरेशंस प्रभावित हो रही है। किस तरीके से, जैसे क्या बताना चाह रहे हैं आप? थोड़ा और स्पष्ट करें। तो स्पष्ट रूप में हम ये कह सकते हैं कि सर, ऑलरेडी हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो गए हैं, हम अपना कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। राइट। मेरा बेसिक इशू ये था। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। हमें लगता है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा सवाल और आने वाला है, अभी तो नहीं आया है, अभी और आएगा, कि मैं कहता हूं कि आज के ज़माने का सबसे बड़ा पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ इमेजिनेशन। हमारे इमेजिनेशन को ही हैक कर लिया जाता है। और अभी तो ये जो नया सवाल उठा है चैट जीपीटी वगैरह के चलते, जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव फ्रीडम, दुनिया भर में सवाल को उठाया जा रहा है। अभी केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका में कि कॉग्निटिव फ्रीडम का हमें राइट दिया जाए, क्योंकि ये जो नए टेक्नोलॉजी के साथ हमारे कॉग्निशन को भी हैक कर दिया जा रहा है। तो हम बायसेस लेके, एक तो कॉमन सेंसिकल बायसेस हमारा है जो हमारे कम्युनिटी क्लास वगैरह से आता है, दूसरा जो अभी एल्गोरिथमिक अटैक है हमारे कॉन्शसनेस के ऊपर, वो भी हमारे अंदर बायसेस क्रिएट करता है। जैसे आपने यदि एक तरह का वीडियो अभी देख लिया 2-4, तो अगले महीने भर तक आपको उसी तरह के वीडियोज आने लगेंगे, फिर आप उस पे विश्वास करने लगेंगे, फिर एक वर्चुअल वर्ल्ड आपके लिए बन जाता है जिसके थ्रू आप सोचने लगते हैं। फिर आपको लगता है सबसे बड़ी समस्या दुनिया की वही है। ये कॉग्निटिव फ्रीडम का सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है, और इसीलिए जब हम बहस करने बैठते हैं, आप देखेंगे अभी क्या हो रहा है, जो हमारे दोस्तों का भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जो बचपन से दोस्त रहे हैं, जिनके साथ बचपन में भी खेले कूदे, स्कूल में पढ़े, वो लोग भी आपस में संवाद करना भूल जाते हैं, लड़ने लगते हैं। छोटी-छोटी बातों पे व्हाट्सएप पे लड़ाइयाँ होने लगती हैं। आप पता नहीं आपका ये एक्सपीरियंस है कि नहीं? मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस इसमें। और बिल्कुल ये बात उस पे डीप में जाते नहीं बहस में। वो अपना विचार लेकर बैठे हुए हैं, उसमें कुछ और सुनना नहीं चाहते। उनको लगता है ये सच है, दूसरा आदमी सच नहीं जानता है। ये तो बड़ा संकट अभी हमारे सामने आया हुआ है, मुझे लगता है। इस संकट में मुझे यही संभावना दिखती है कि शायद इसके बाद एक संवाद का सिलसिला भी शुरू होगा। यदि वो नहीं हो पाया तो हो सकता है कि हम एक वायलेंट सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि दुनिया भर में हो रहा है। जो वायलेंट सोसाइटी अभी इमर्ज कर रहा है, एक बड़ा संकट है दुनिया भर में। थैंक यू। तब तक किसी का प्रश्न मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं, अच्छा, किसी ने सवाल उठाया, हाथ में उठाया। कोई और है सवाल? इसका सवाल है?
नहीं, अभी सवाल दिख नहीं रहा, तब तक मैं बातचीत जारी रखने के क्रम में सर, आपने जो प्रोजेक्ट बताया क्योंकि वो मुझे बहुत फ़ैसिनेट कर रहा है, इसलिए मैं रोक नहीं पा रहा हूँ सवाल पूछने का आपसे। मुझे ये तो समझ में आ गया कि इसके क्या फ़ायदे होंगे और कैसे ये होगा, लेकिन ये क्लैरिटी मुझे किसी एक एग्ज़ाम्पल से अगर आप दे सकें। जो मेरी चिंता है वो वही है जो अमर्त्य सेन के न्याय के स्वरूप में है, नीति और न्याय। दुनिया में हम नीति और न्याय का विभाजन कर सकते हैं। एक हम ये बना सकते हैं कि आइडियल वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, आइडियल ज्ञान का ढांचा कैसे होना चाहिए, भारतीयों को भारतीय परंपरा सोचना चाहिए, सोचने का तरीका बदल देना चाहिए। ये सब मुझे नीति की तरह लग रहा है कि एक नीति का वैल्यू स्टेटमेंट है ये एथिकल स्टेटमेंट है एक तरह का। लेकिन जब हम इसको न्याय में कन्वर्ट करना चाहेंगे और आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे, तो मुक्ति का आइडिया भी इतना आसान नहीं दिखता, क्योंकि मुक्ति का मायने क्या रखेंगे? जो हमारी समस्याएं दुनिया की रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, वो हर आदमी की मुक्ति का आइडिया बन चुकी है। एक ऐसे आदमी की जिसके लिए गरीबी उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, उसकी पीड़ा है, उसका बंधन है, उसके मुक्ति का आइडिया बन चुका है, वो ऑक्युपाइड है उससे। तो ये जो ज्ञान का स्ट्रक्चर है, इसको हम नीति से न्याय तक कैसे ले आएंगे? कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सर, क्योंकि अनेकांतवादी जैनियों पर भी ये आरोप लगा कि उन्होंने भी ऊपर जाके केवलिन के स्तर पर कह दिया कि जो केवलिन कह रहा है वो बात सही, इसलिए उसने कहा इसलिए मान लो। तो वहां भी संवाद खत्म हो जाता है, और संवाद करने वाले बाकी लोगों को भी हमने देखा है पश्चिम में भी, एलेंकस सुकरात का हो या प्लेटो का एलेगरी ऑफ केव हो, जब उस केव से निकलता है प्लेटो, तो वो भी जो बात कहता है उस बात में भी सच कहाँ खोज पा रहा है, क्योंकि प्लेटो भी तो दास रख ही रहा है, अरस्तु के पास भी दास है, उनको दास प्रथा गलत है सच दिखा नहीं। तो हालांकि आपने टाइम की बात कही है कि टाइम का एक संदर्भ होता है जिससे हमारा सूचना एक लिमिटेड डोमेन में हो पाता है, लेकिन जो ये मुक्ति का आइडिया जिसको आप ले जाना चाहते हैं आगे, ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेगा? जब प्लेटो एलेगरी से केव से बाहर निकलने के बाद वो नहीं सोच पाया, उसको दास प्रथा गलत नहीं दिखी, या हमारे बड़े बड़े चिंतक वो नीति तक रह गए, उसको न्याय तक नहीं ले जा पाए, अमर सिंह कहते हैं। तो मुझे कुछ सर एक ऐसा उदाहरण कोई, जिससे ज्ञान परंपरा से हम इस तरह से इस समस्या को सॉल्व करेंगे, मैं ये जानना चाहता था। अगर किसी और का सवाल नहीं हो तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि केवल ज्ञान परंपरा से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि समस्याओं का समाधान तो संघर्ष से होगा। संघर्ष के लिए क्या ज्ञान परंपराएं हमको चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत है। जैसे गांधी तो संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष के दौरान ज्ञान परंपराओं से संवाद कर रहे थे। हमारी समस्या ये रही है, जैसे वामपंथी आंदोलन को भारत में लीजिए उदाहरण के लिए, पूरे वामपंथी आंदोलन ने ज्ञान परंपराओं से कोई संवाद नहीं किया। उनकी समस्या क्या रही मेरे ख्याल से, कि लोग किसी और भाषा में समझते रहे चीज़ों को, लोग किसी और तरीके से चीज़ों को समझते रहे, ये किसी और तरीके से समझते रहे। तो संघर्ष के दौरान ही संवाद की ज़रूरत है और नवीन ज्ञान सृजन करने की भी ज़रूरत है। ये समझना कि कोई आइडियल मॉडल है जिसे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये संभव है कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हम क्रिएट करें, जिसके माध्यम से हम अपने संवाद को चलाएँ। जैसे मैं न्याय का एक यूनिवर्सल मॉडल ये मानूँगा कि जो कुछ आप अपने लिए नहीं करना चाहते हैं, वो दूसरों के लिए ना करें। ये बात इतनी यूनिवर्सल है कि जब धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद हो रहा है, धृतराष्ट्र कहते हैं कि मुझे बताओ विदुर कि युद्ध क्यों हो रहा है? विदुर ने कहा ये आपके चलते युद्ध हो रहा है। कहा मेरा इसमें क्या दोष है? तुम बताओ कैसे मैंने युद्ध किया? कहा कि आपने न्याय नहीं किया। कहा कि न्याय क्या है फिर? तो बोला कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो दूसरे के लिए आपको नहीं करना चाहिए। उसी का इको आप देखेंगे रॉल्स के थियरी में हो रहा है। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो उतने ही रियल हैं जितने आइडियल हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूसरा स्टेटमेंट मार्क्स का लूँगा जो मैंने पहले दिया, कि यदि हम ये माने कि मुझे फ्रीडम चाहिए, तो लिबरल थियरी मुझे यूनिवर्सल फ्रीडम की बात करेगा, आपका फ्रीडम अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन
मार्क्स कहते हैं कि नहीं, मेरा फ्रीडम तब तक है जब तक कि आपका भी वो फ्रीडम हो। तो ये हमें इंटर रिलेट करता है। ये बात इतनी रियल है जितनी ये आइडियल है। इसीलिए मुझे लगता है गांधी जैसे लोग, उनके सिद्धांत को यदि समझा जाए, तो वो एक तरह से, मैं उसके लिए टर्म यूज़ करता हूँ एथिकल रियलिज़्म। एथिक्स एंड रियलिज़्म आर वर्किंग टुगेदर, ये आइदर और नहीं है। और यदि एथिकल रियलिज़्म है, तो ये एथिकल रियलिज़्म कोई प्लेटो की तरह आइडियल क्रिएट नहीं करेगा। यदि ये एथिकल रियलिज़्म हमें संघर्ष करने के लिए नहीं प्रेरित करता है और संघर्ष के दरमियान मेरे चिंतन को समृद्ध नहीं करता है, तो फिर वो बेकार है। तो जितने भी स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन हैं, उनके खिलाफ संघर्ष की ज़रूरत है। और जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके खिलाफ संघर्ष किया अपने-अपने समय में, उनसे संवाद करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो मॉडल एक है, वो क्रिएट हो, जो मॉडल अपने आप में स्टैटिक नहीं हो, जो मॉडल डायनामिक मॉडल हो। यानी जो यूनिवर्सल हम क्रिएट करें, वो स्टैटिक मॉडल नहीं हो, वो डायनामिक यूनिवर्सल हो। जो आपने उदाहरण दिया कि कोई दलित मुक्ति की बात करता है, लेकिन महिला मुक्ति की बात नहीं करता है, या कोई वर्ग मुक्ति की बात करता है, लेकिन दलित मुक्ति की बात नहीं करता है। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमने जो अपना यूनिवर्सल बनाया, वो स्टैटिक कर दिया। जैसे ही हम यूनिवर्सल को डायनामिक करते हैं, तो हर एक स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम एक नया सिस्टम कैसे क्रिएट करें सोचने का, जो दूसरे स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन को भी एकोमोडेट कर सके अपने स्ट्रगल के प्रोसेस में। और ये बात मुझे बहुत हद तक गांधी में दिखती है कि मैं उसको मानता हूँ कि वो बार-बार अलग-अलग तरह के स्ट्रक्चर से एंगेज करते हैं और फिर जहाँ तक संभावनाएँ बनती हैं, वहाँ तक उसमें जाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो रुक जाते हैं वहाँ पे, वो एक ओपन स्पेस क्रिएट करते हैं। ये मॉडल जो संघर्ष का है, वो इस एथिकल रियलिज़्म के मॉडल के साथ बहुत अच्छा फिट बैठता है। तो शायद इंसानी संघर्ष जो आगे आने वाला टाइम है, उसमें इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं अभी एक नॉवेल पढ़ रहा था यूक्रेन के ऊपर। अब रसिया ने यूक्रेन पे जो जो एक तरह से अन्याय किया, उस नॉवेल में बड़ा अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से सिर्फ़ इसलिए कुछ लोगों को उठा लिया जाता था कि वो प्रेयर करते होते थे और उनका पता नहीं चलता था कहाँ है वो। और ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन बनता है, उसमें संघर्ष के दौरान ही उसपे बहस करने की ज़रूरत है और उस संवाद के साथ संघर्ष को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि संघर्ष नहीं होगा, तो कोई भी विचार यूज़फुल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जो मार्क्स कहते हैं कि जितना भी वैचारिक मतभेद है, उसका सॉल्यूशन संघर्ष के दरमियान होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए कोई ऐसा आइडियल क्रिएट करना शायद संभव नहीं जी है, सर। लेकिन हम एक ऐसा फ्रेम ऑफ थिंकिंग बना सकते हैं। और जिसको ना बनाए, आप कहते हैं कि ये होगा क्यों? क्यों ऐसा लोग सोचना शुरू करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा रियल सिचुएशन में हम फँसे हुए हैं। कि यदि इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे एक्यूट एलिनेशन के हम शिकार हो रहे हैं। अब इंग्लैंड और फ्रांस के आगे हालत ये हो गई है कि वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एलिनेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनाया गया है। एक नॉवेलिस्ट हैं, डिस्टोपियन नॉवेलिस्ट हैं फ्रांस के, मिचेल वेलबैक। उनका एक नॉवेल है एटोमाइज्ड। आप उसको पढ़ें तो आपको लगेगा क्या हालत हो रही है इंसान की ऐसे समाज में। तो यदि वो नहीं कुछ करेंगे इसमें, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ इंसान ऐसे ही बढ़ रहा है। तो शायद ये कंपल्सन है इंसान के लिए कि वो उसमें जाएँ। जब आप माइक्रो लेवल पे, ये मैं जो बात कह रहा हूँ मैक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ, इंसानी स्तर पे बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जब उसको माइक्रो लेवल पर लेकर हम जाते हैं, तब उसका ऑपरेशनल प्रॉब्लम शुरू होता है कि हम कैसे इसको ऑपरेशनलाइज़ करेंगे। क्योंकि माइक्रो लेवल पे हम अपने-अपने खाँचे में फिक्स हो गए हैं, उससे हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो चेतना के जो अलग-अलग स्तर पे हैं, उस पे कैसे मूव किया जाए, ये एक बड़ा संकट हमारे सामने है। अगेन मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा में इस बात की बड़ी संभावना है कि एक ही इंसान
एक ही समय में चेतना के अलग-अलग स्तर पे अपने आप को देख सकता है और काम कर सकता है। जो अमर्त्य सेन की एक किताब है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, उन्होंने बड़ा अच्छे से इस बात का विश्लेषण किया है। जी। आइडेंटिटी वायलेंस। आइडेंटिटी वायलेंस जी। जी। सर कोई और हाथ उठाए मैं चाहता हूँ तब तक बातचीत और थोड़ा-सा आपसे करते रहते हैं क्योंकि और सवाल आप पूछना चाहें कोई? हाँ, निर्मल निर्मल हाथ उठाए हैं, निर्मल बताएँ। सर आपने अभी नॉवेल का नाम पूछ रहे हैं सर ये। नॉवेल का नाम है एटोमाइज़्ड, डिस्टोपिक एटोमाइज़्ड। नॉवेलिस्ट है। नॉवेलिस्ट का नाम है मिचेल वेलबैक। आप एटोमाइज़्ड लिखेंगे तो नाम आ जाएगा आपके पास। एटोमाइज़्ड नाम है, फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। सर जो ये एथिकल रियलिज्म है जो टर्म आपने यूज़ किया जी। और सवाल है किसी का आप हाथ उठाते रहिएगा और सवाल चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूछें, जब तक हाथ नहीं दिख रहे हैं मुझे। सर जो ये एथिकल रियलिज्म है जिसमें आपने कांत के ग्लैक्सिक हाँ, जी। इसका किसी का हाथ दिखा है। कंचन आपने हाथ उठाया है? जी सर। मैं फिर से सर मेरा सवाल यही है कि सर ये जो हम लोग जिस कॉन्फ्लिक्ट को समझ रहे हैं, जो हमें समस्या समझ में आ रही है, ये हमारा संकट हो चुका है। लेकिन सर जो आबादी का 99% है, वो तो ये मानता ही नहीं कि उसके जीवन में ये संकट है। वो तो मुतमईन है अपनी ज़िंदगी में। उसको जो मिला हुआ है वो अभी तो इसमें खुश है। आगे शायद 50 साल बाद, 100 साल बाद जैसे अभी यूक्रेन और फ्रांस जो भी चल रहा है, रूस युद्ध चल रहा है, उनको शायद ये समस्या दूर से देखने वाले समझ पाते हैं साक्षी भाव से। लेकिन जहाँ एक आम भारतीय बैठा हुआ है, उसको तो लग रहा है कि मैं कैसे आईआईटी करके सबसे बड़ा पैकेज पा जाऊँ या फिर मैं कैसे सबसे बड़ा ऑफिसर जाऊँ। उसको ये संकट अभी तक समझ में नहीं आया। इस संकट को आम इंसान को समझाया कैसे जाए कि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो काम बुद्धिजीवियों का है, इसमें हम पूरी तरह फेल कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है हमारा, जैसा मैंने कहा कि हम खुद ही इस बात पे व्यस्त हैं कि हमें फ़ॉरेन टिकट कैसे मिल जाए। हम खुद ही इस बात में व्यस्त हैं, जो आज का भारत का बौद्धिक वर्ग है, उसका ज़रा विश्लेषण करके देखेंगे, तो आप देखिए कि उनका जनता से संवाद हो नहीं पा रहा है।